हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है आपके क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चैप्टर्स बच्चों को स्कूल में सही से पढ़ाया नहीं जाता। पहली बात तो ये, क्योंकि ये थोड़ा रिलेटेड है आपके उन चीज़ों से जो बच्चों को यूजुअली बताया नहीं जाता। तो बहुत सारे टीचर्स इन चैप्टर्स को स्किप्स कर देते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इन चैप्टरों को भी आप लोग को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं चैप्टरों की तरह जैसे सारे चैप्टरों को आप पढ़ाते हैं। ये एक मज़ेदार टॉपिक है जो बच्चों को समझाना ज़रूरी है ताकि उन्हें फ्यूचर में दिक्कत ना हो। बट पता नहीं क्यों स्कूल वाले, अच्छे स्कूल्स में तो नहीं, मैंने यूजुअली स्कूल्स में देखा है कि इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी टीचर खींच के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, सही से पढ़ाते नहीं हैं। आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और इस टॉपिक का 4 वीडियो टोटल मैं आप लोग को दूंगा। अगर मैं बताऊँ तो 4 वीडियो क्यों लगेंगे, बिकॉज इस टॉपिक में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स हमारे जितने भी हैं, बेसिक्स रिप्रोडक्शन को लेकर जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। रिप्रोडक्शन के बेसिक्स को हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे और कुछ कुछ बातें कर लेंगे हमारे कैसे टेस्टिस के क्या क्या फंक्शन है, कैसे हमारा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बातें कर लेंगे। आज इतने टॉपिक हम लोगों को डील करनी है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे आपका FRS यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका फंक्शनिंग, और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल इस चैप्टर का, जो इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोग बात करने वाले होंगे आपके कंप्लीट क्लीवेज डिवीज़न। ठीक है, क्लीवेज के बाद कैसे चाइल्ड बर्थ होता है, क्या क्या उसका आपका प्रोसेसेस हैं, फेजेस हैं, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे और इन चीज़ों को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। राइट, चलिए तो अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं अगर आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊं, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि न्यू हैं, अगर उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अभी, इससे पहले आप हिंदी में पढ़ के आए हो 9th में, तो आपने जनन पढ़ा होगा, जीवों में जनन। कुछ याद करने का कोशिश करो कि ऐसा टॉपिक पढ़े तो जनन, वही है रिप्रोडक्शन। यानी एक पेरेंट्स जो भी हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को यानी अपने बच्चों का निर्माण करते हैं। वो कैसे करेंगे बच्चों का निर्माण, इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं जनन। तो ये प्रक्रिया ह्यूमंस में यानी इंसानों में अलग तरीके से होती है, आपके मक्खियों में अलग तरीके होती है, पेड़ पौधों में अलग तरीके से होती है, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीक़ों से जनन हो सकता है। लेकिन सबका अल्टीमेट गोल क्या है, सबका अल्टीमेट गोल ये है कि अपने नंबर को बढ़ाना, कि अगर हम 1 हैं तो उससे 2 हो जाएं, 2 हैं तो उससे 4 हो जाएं, अपने नंबर में बढ़ाना यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए आपका रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए यानी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, इसके लिए आपका ग्रोथ, इसके लिए आपका रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपका रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, अब वहाँ पे ही बात करेंगे हम लोग नोट्स पे ही। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हें यहाँ पे नोट्स दिख रहा है और आज मैं भी दिख रहा हूँगा। पिछले बार मैंने छोटा कर दिया था बट मैंने नोटिस किया कि आप लोग को दिख जाता है, इसलिए मैं इस बार कैमरा भी अपना ऑन रखा हूँ। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। कहाँ गया मेरा मार्कर, आ गया, रेड कलर ले लेते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहली बात, जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो मैंने वही चीज़ लिखा ना कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है, ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए 1 से 2 होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, यानी प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। बोलते हैं रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन। ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। आपने गैमेट शब्द पहले सुन रखा है, बिल्कुल आपने सुना है। गैमेट का क्या अर्थ होता है, गैमेट वो चीज़ है जो मिलकर जाइगोट बनाता है, और जाइगोट वो चीज़ है जिससे फाइनली मिलके आपके किसी भी ऑफस्प्रिंग यानी किसी भी नए बेबी का जन्म होता है, इंसानों में और जीव जंतुओं में भी। तो अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो गैमेटो मतलब गैमेट और जेनेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन यानी उसका बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट की प्रक्रिया यानी गैमेट के बनने की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं।
तो गैमेटोजेनेसिस हमारे ह्यूमंस की बात करें तो उसमें दो तरीके से होता है। मेल्स की बात करें यानी लड़कों की बात करें तो उसमें आपका होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वहीं फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में होता है oogenesis, जहाँ पे ओवा यानी oogonia हम लोग बनाते हैं, और फिर ये दोनों एक दूसरे से मिल के क्या बनाता है, जाइगोट का निर्माण करता है। तो अब स्पर्म बन गया, ओवा बन गया, अब होगा इंसेमिनेशन, यानी मेल पार्टनर जो मेल है वो अपने सीमेन को, अपने स्पर्म को फीमेल पार्टनर में इनोक्यूलेट करेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, यानी स्पर्म का ट्रांसफ़र फ्रॉम द मेल पार्ट यानी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब स्पर्म आपका पहुंच गया कहाँ तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया। उसके बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा यानी फ्यूज़न होगा गैमेट्स का। आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा, यानी आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं कि आपका यहाँ पे स्पर्म फ्यूज़ कर रहा है आपके ओवम के साथ, और उससे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं जाइगोट। ये आपका हैप्लॉइड होता है, ये भी आपका हैप्लॉइड होता है, और ये दो हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपका डिवाइड कर करके फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट, और उसी ब्लास्टोसिस्ट से फर्दर आपका डेवलपमेंट होता है बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लांटेशन का। बोलता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो आपने यहाँ बनाया उसका अटैचमेंट कहाँ, मदर के यूटेरस में। ये यूटेरस कहाँ है मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, चिंता मत करो। जब हम लोग FRS पढ़ रहे होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद है गेस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यार तुम्हारा यूटेरस में आके इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद अब उस बच्चे को डिवाइड करना है, 9 महीने का समय टोटल लगेगा इस चीज़ में, और आपका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा और यूटेरस में डेवलप करेगा। यूटेरस का एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वॉर्म या हाइजरा। ठीक है, अब पार्चुरेशन, बच्चे का जन्म होने का समय यानी 9 महीने के बाद, 9 मंथ के बाद आपका पार्चुरेशन का फेज आएगा, जिसमें बेबी के डिलीवरी का टाइम हो जाता है। एंड दिस सिचुएशन में आपको पार्चुरेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा पेन होता है फीमेल बॉडी में, जिसके कारण फाइनली पार्चुरेशन होता है और एक नए बच्चे का जन्म होता है। अब यहाँ नोट करके मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, एक है ओविपेरस और एक है बेबीपेरस। ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। ओविपेरस वैसे जंतु, वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अंडे देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स का एग्जाम्पल अगर दो तो तुम्हारा हेन, मुर्गी, और कौन कौन अंडे देते हैं, यू नो अबाउट फिश, ये सारे अंडे देते हैं। वहीं अगर मैं बीबीपेरस ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यंग वन को बर्थ करते हैं, मतलब सीधा बच्चे का जन्म होता है, जैसे में ह्यूमंस। ठीक है, जैसे में आपका कुछ एनिमल्स लाइक कैटल्स हो गए, बकरी हो गया, तुम्हारा गाय हो गया, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, वो बीबीपेरस एनिमल्स हुए। ठीक है, इतना अभी तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ प्रोसेसेस का बात किया, कौन कौन से। सबसे पहले हमने बात किया गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फिर इंसेमिनेशन की कैसे स्पर्म फीमेल बॉडी में जाएगा, फर्टिलाइजेशन फिर कैसे आपका स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया इम्प्लांटेशन की, कैसे आपका फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट यानी ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके यूटेरस में इम्प्लांट करेगा। फिर गेस्टेशन की, कैसे वो जाइगोट आपका डेवलप करेगा फर्दर, और पार्चुरेशन फिर कैसे फाइनली बच्चे का जन्म होगा। ये 6 प्रोसेसेस को हम लोगों ने शॉर्ट में समझा। भी इसी 6 प्रोसेस पे ये पूरा चैप्टर बना है, और इसी 6 प्रोसेस को हम लोग को एक एक करके समझना है। यानी इस चैप्टर में मैक्सिमम आपका जो वीडियो बनेगा वो लगभग 6 बनेगा। मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 में इसको निपटा दूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ मेल एंड फीमेल की बात करते हैं। तो मेल में होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में होता है oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस। हमने पहला टॉपिक पढ़ना यहाँ पे शुरू कर दिया है, कौन सा, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता है कि मेल में अलग तरीके से होता है और फीमेल में अलग तरीके से होता है। मेल में जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो होता है उसको बोलते हैं oogenesis। अब आपको एक चीज़ याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी मेल बॉडी पे, यानी लड़कों में जब आपने नाम सुना होगा एडोलेसेंस का पीरियड यानी प्यूबर्टी का पीरियड, उस सिचुएशन में लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, स्पर्म बनना बॉडी में शुरू हो जाता है। यानी अप्रॉक्स 13 to 14 ईयर के बाद आपका एडोलेसेंस पीरियड यानी प्यूबर्टी के पीरियड में आप आ जाते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। वहीं oogenesis की बात करें तो oogenesis आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है। मतलब जब कोई लड़की अपने माँ के पेट में, गर्भ में ही होती है, तब से ही उनके बॉडी में oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी oogenesis स्टार्ट हो जाता है, तब से ही ओवा बनना शुरू हो जाता है। अब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये ओल्डर मेंस में भी चलते रहता है, मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों में भी स्पर्म बनना
चलते रहता है, ये रुक नहीं जाता। लेकिन वहीं हम यूजेनेसिस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 40 से 50 वर्ष के बाद महिलाओं में आपका यूजेनेसिस का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, यानी रुक जाता है, और इसी को बोलते हैं मेनोपॉज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाउज हो जाना। पाउज मतलब होता है ना वीडियो प्ले पाउज करते हो, बिल्कुल वैसे ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, यानी ओवा बनना आपके बॉडी में रुक जाता है, राइट। अब हम लोग सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, तब हम लोग यहाँ बेसिकली डील करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो सेक्स ऑर्गन की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो मुझे आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अंतर क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसे सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं जहाँ आपकी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होते हैं, यहाँ पे हार्मोन बनते हैं, या तो यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा यानी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स हो रहे होंगे, या यहाँ आपको कोई ना कोई हार्मोन बन रहा होगा। जैसे तुम लोग नाम सुना है टेस्टोस्टेरोन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता है, वहीं फीमेल में नाम सुना होगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, नाम आपने सुन रखा है, बचपन में आपने पढ़ के आया है ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन का जो खेल खेलेगा वो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स खेलेंगे, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन के काम को करने में मदद करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे नाम आ जाता है वास डिफरेंस का, एपिडिडाइमिस का, और फीमेल में नाम आ जाता है फैलोपियन ट्यूब और यूटरस का। ये वो सारे पाइप हैं जो आपके ट्रांसफ़र करते हैं गैमेट्स को। अब हम लोग एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डील करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पेल्विस रीजन में यानी कमर के नीचे ये आपका होता है। इसमें 3 चीज़ें मेनली हम लोग को पढ़नी है। पहला तो टेस्टिस, जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में क्या होते हैं, तो वो टेस्टिस होता है। सेकंड, मेल एसेसरी डक्ट की बात करते हैं। मेल एसेसरी डक्ट 4 होते हैं। इसको तुम जब याद करोगे ना तो याद करते करते दिमाग में छप जाएगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इसको याद कर जाओ। कैसे? रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इसका डायग्राम अभी तुरंत आने वाला है, वहाँ देखोगे तो याद हो जाएगा। और मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके मेल एसेसरी ग्लैंड, यानी तुम लोगों ने स्पर्म तो देखा नहीं होगा बेसिकली, और अगर मैं बात करूं आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो स्पर्म को सीमेन बनाने में मदद करता है, ताकि वो आसानी से मेल बॉडी से इजैक्यूलेट कर जाए, मेल बॉडी से निकल जाए। ठीक है, अब हम लोग एक करके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम आपका आता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा काट छाट करके हम लोग देखते हैं, सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें तुम देख सकते हो कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ आपका यूरिन स्टोर होता है। उस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आपका ये जो है ये पेनिस आपका है। अब इस पेनिस कनेक्टेड होता है आपके टेस्टिस से। ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस से ये जो पाइप कनेक्टेड है इसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये पाइप घूम कर आके जुड़ता है यहाँ पे। अब ये तुमको एक यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, फिर ये 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये है एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये एक स्ट्रक्चर यहाँ गोल सा दिख रहा है जो इस पाइप के पीछे है, दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का काम है स्पर्म को सही तरीके से ट्रांसफ़र करना, यानी वो सेमिनल प्लाज्मा रिलीज़ करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है टू द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। अब ये फर्दर आपका कनेक्टेड होता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा आपका कनेक्टेड होता है पेनिस से, राइट। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस की बात करेंगे, टेस्टिस के बारे में समझेंगे। अगर मैं टेस्टिस की बात करता हूँ तो टेस्टिस एक 1 पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेस्टिस एक 1 पेयर स्ट्रक्चर है। ये तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो, टेस्टिस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये टेस्टिस का आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात की एक 1 पेयर में है, मतलब एक पेयर। अगर मैं पेयर बोलता हूँ तो किसी भी चीज़ का पेयर मतलब अगर 1 पेयर यानी 2 चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूँ 2 पेयर यानी 4 चीज़ें हैं। पेयर का मतलब समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हमने 1 पेयर लिखा है, मतलब 2 चीज़ें होंगी। ये प्रेजेंट होता है आपके एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया है उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम चाहिए, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। इसलिए इसका जो हम लोग एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इसका नाम होता है स्क्रोटम।
टेस्टिस का लेंथ का बात करें यानी लंबाई का बात करें तो वो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच होता है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो वो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखो कि उसमें होता क्या क्या है। टेस्टिस को अगर काटोगे तो क्या दिखेगा? सबसे पहले तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा कि ये अलग अलग तरह से बांटा गया है, विभाजित किया गया है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की मदद से। ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइड करके 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाते हैं। ये तुमको एक यही देखो, यहाँ से यहाँ तक एक लोब्यूल है। अब 250 लोब्यूल दिखाना तो संभव नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोब्यूल आपको दिखाए हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ऐसे गुलाबी कलर के स्ट्रक्चर्स, गुलाबी तो होता नहीं है, मैंने डायग्राम में बना रखा है बस समझने के लिए। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म यहाँ से फॉर्म होकर आपके इस जाल जैसे स्ट्रक्चर में जाएगा जिसका नाम होता है रेटेड टेस्टिस। ये जो येलो कलर से जाल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है ऐसे, जो पूरा में फैला हुआ है आपका, इसका नाम है रेटेड टेस्टिस। ये रेटेड टेस्टिस आपका जाके यहाँ पे मिलता है। 10 से 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। इसका नाम है वासा एफरेंसिया। इसका नंबर याद रखना, ये 10 से 12 होते हैं। ये वासा एफरेंसिया फाइनली आपका कनेक्ट हो जाता है जाके कहाँ? एपिडिडाइमिस में। और ये एपिडिडाइमिस आपका कनेक्ट हो जाता है जाके वास डिफरेंस में, जो आपका मेन पाइप है जहाँ से स्पर्म आपका ट्रांसफ़र होता है कहाँ? यूरेथ्रा में। और फाइनली पेनिस के थ्रू वो इजैक्यूलेट कर जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर था टेस्टिस का, ठीक है। तो स्पर्म का फ्लो देखो कैसे। सबसे पहले तो ईच टेस्टिस में सेमिनिफेरस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैंने आपको दिखाया कि ये 250 ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसे रूम टाइप के बने होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म फॉर्म होता है। स्पर्म फॉर्म होने के बाद ये जो सारी चीज़ें 4 है, उसका नाम है मेल एसेसरी डक्ट। ये सारे वो मेल एसेसरी डक्ट जो अभी मैंने आपको बताए। अब इसमें से सबसे पहला है रेटेड टेस्टिस। सबसे पहले रेटेड टेस्टिस में स्पर्म जाएगा, वहाँ से स्पर्म जाएगा वासा एफरेंसिया में, वहाँ से स्पर्म जाएगा एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से स्पर्म कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस में। यानी सबसे पहले इस रेटेड टेस्टिस में गया स्पर्म, यहाँ से गया यहाँ आपका वासा एफरेंसिया में, और वहाँ से गया ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर में एपिडिडाइमिस में, और ये एपिडिडाइमिस से फाइनली कनेक्ट हो गया कहाँ? वास डिफरेंस में कनेक्ट हो गया। तो एपिडिडाइमिस के बारे में एक बात याद रखना कि ये पोस्टीरियर सर्विस पे प्रेजेंस होता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे के भाग। तुम देखो टेस्टिस के पिछले भाग पे ये बना हुआ है ना, ये टेस्ट आपका ये स्ट्रक्चर सारा। पहले मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ बनाया है, ये तुम देखो इस टेस्टिस के पिछले पार्ट पे प्रेजेंट है, यानी पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो आपका हाईली कोएल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, कहाँ? पोस्टीरियर सरफेस पे आपका ये प्रेजेंट है, राइट, टेस्टिस पे। अब वास डिफरेंस जो है वो लूप करता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यानी तुम यहाँ देख सकते हो, मैंने इस डायग्राम में तुम्हें दिखाया कि ये जो वास डिफरेंस है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से पार हुआ है ना, ये ऊपर से पाइप जाता हुआ दिख रहा है। इसी का अर्थ है कि वास डिफरेंस जो है वो लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कोई नहीं, धीरे धीरे दोबारा वीडियो देख लेना। अगर मुश्किल लगेगा तो फिर भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो तुम्हें गुलाबी कलर का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा था ना, ये इसको काट के हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो बाहर एक डिब्बा जैसे मैंने बनाया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट करके बनाया है। अब इसमें तुम ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो हरे हरे तुमको सेल दिख रहे हैं, हरे हरे कोशिकाएँ दिख रही हैं, उनका नाम है मेल जर्म सेल। क्या नाम है? मेल जर्म सेल। ये मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो फाइनली स्पर्म का निर्माण करते हैं, यानी स्पर्म को फॉर्म करते हैं। और ये जो गुलाबी कलर का तुमको कोशिका यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम होता है सर्टोली सेल। ये जो स्पर्म बन जाएगा ना, उसको क्या करता है? उसको भोजन पानी देने का काम करता है, उसको जिंदा रखने का काम करता है, इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग नर्स सेल। सर्टोली सेल का एक नाम नर्स सेल भी होता है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल हुए, कौन कौन से? एक हुआ मेल जर्म सेल, दूसरा हुआ सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और सर्टोली सेल को नर्स सेल भी बोलते हैं, याद रहेगा।
और यहाँ और क्या क्या होते हैं, आपके ब्लड वेसल पाए जाते हैं। देखो यहाँ कैसे कट करके मैंने डायग्राम बनाया हुआ मैंने आपको दिखाया है। यहाँ आपके ब्लड वेसल भी पाए जा रहे हैं, ये तुम देख सकते हो ब्लड वेसल्स। यहाँ तो हमारे नर्व्स पाए जा रहे हैं और साथ के साथ इंटरस्टिशियल सेल, इसका बहुत बड़ा खेल है। यहाँ इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन? आपके इंटरस्टिशियल सेल, जिसको लिडिक सेल भी हम लोग बोलते हैं। और साथ के साथ कुछ WBC के टाइप्स होते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, जो आपके बीमारियों से आपके बॉडी को सुरक्षा करते हैं। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। ये दो तरह के सेल से लाइन है, अभी मैंने आपको बताया, एक है सर्टोली सेल तो दूसरा है स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल का फाइनली काम है कि ये अल्टीमेटली डिवाइड करके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। वहीं सर्टोली सेल का काम क्या है कि ये स्पर्म को नरिश करता है, यानी उसको भोजन पानी देने का काम करता है। साथ के साथ वैसे स्पर्म जो खराब हो चुके हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, उसको फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब उसको खा के ख़त्म कर देता है, निपटा भी देता है। साथ के साथ ये एक चीज़ रिलीज़ करता है जिसका नाम है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर क्या है? यहाँ जो स्पर्म बनेगा आपका स्पर्मेटोगोनिया से, उसको और अच्छे से डेवलप करने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए एक हार्मोन बनाते हैं हम लोग, इसका नाम है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, जो कि स्पर्म के मैच्योर होने में हेल्प करता है, हेल्पिंग इन द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है। और ये साथ के साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, ये आपको अभी मिलेगा। इसका मेनली काम क्या है कि स्पर्म को गाढ़ा करता है, यानी उसके कॉन्सेंट्रेशन में ये आपका हेल्प करता है। ओके, चलिए अब लेडिक सेल की बात करते हैं, जो आउटर स्पेस में था। मतलब ये कोश, इसके अंदर तो अलग चीज़ है, लेकिन इसके बाहर जो नर्व्स दिख रहे थे, जो आपको ये लेडिक सेल्स दिख रहे थे, इनके बारे में आप बात करते हैं। बोलता है इंटरस्पेशियल स्पेस में क्या क्या, एक तो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स आपको दिखा, नर्व्स प्रेजेंट हैं, साथ के साथ इम्यूनो कॉम्पिटेंट कुछ WBCs भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, ये काम करता है एंड्रोजन प्रोटीन यानी टेस्टोस्टेरोन। देखो कंफ्यूज मत होना, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। ओके, तो ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और इसी टेस्टोस्टेरोन को गाढ़ा करने का काम कौन कर रहा है, आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन बना रहा है, सर्टोली सेल्स बना रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं। यानी तुमने ये जो डायग्राम यहाँ पे देखा था, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि ये देखो 3 एसेसरी ग्लैंड थे ना। एक आपका था क्या, सेमाइनल वेसिकल, दूसरा था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ये 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे जिसका नाम था बल्बोयूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है एसेसरी ग्लैंड में आपका सेमाइनल वेसिकल का। तो बोलता है कि ये पेयर्ड होता है, मतलब दोनों साइड होता है, 2 होता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने में लगता है कि 2 है, एक पाइप के इस साइड है, दूसरा पाइप के उस साइड है, लेकिन नहीं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है। कितना है? एक ही है। ठीक है। दूसरी बात, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड तुमको 2 हरे स्ट्रक्चर्स यहाँ दिख रहे हैं, एक तो ये दिखा और एक ये दिखा, 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है, ये पाइप के नीचे से लगता है 2 है। और ये जो सेमाइनल वेसिकल, ये जो तुमको यहाँ दिख रहा है, ये एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका 2 नंबर होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए दूसरी बात, लोकेशन कहाँ है। सेमाइनल वेसिकल आपका यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो एक सिंगल है, दिखा ना सिंगल। दूसरी बात, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड था। ये 2 जो हरे हरे स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए थे, ऐसे कुछ गोल करके 2 स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना पाइप के दोनों साइड, वो थे आपके बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका क्या काम है, ये यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। अब सेमिनल प्लाज्मा कौन कौन बनाता है, कितना कितना, बोलता है 60 से 70% सेमिनल प्लाज्मा बनाता है आपका कौन, सेमाइनल वेसिकल। 20 से 25% सेमिनल प्लाज्मा आपका बनाता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और 5 से 10% सेमिनल प्लाज्मा कौन बनाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इन सबके जो सेमिनल प्लाज्मा सारे सिक्रीशन मिला के हम लोग एक नाम दे देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्लियर? सेमाइनल प्लाज्मा कैसा स्ट्रक्चर है? सबसे पहली बात, सेमाइनल प्लाज्मा एक लिक्विड, एक द्रव्य होता है। ठीक है, एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है। इसमें ये अल्कलाइन पीएच का होता है, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक होता है ना ज़्यादा बेसिक होता है। 7.7 टू 7.7 का इसका पीएच रेंज होता है। इसमें क्या क्या होते हैं सेमाइनल प्लाज्मा में? सबसे पहला चीज़ आपका फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज होता है आपके सेमाइनल प्लाज्मा में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो एक हार्मोन होता है, इसके बारे में पढ़ना है। एंजाइम्स होते हैं,
आयन्स होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, और साथ के साथ म्यूकस होता है। म्यूकस के बारे में तुम लोग को पता होगा। म्यूकस एक चिपचिपा सा स्ट्रक्चर जो तुम्हारे नाक से तब निकलता है जब तुम्हें सर्दी हो जाती है, तो वो आपका यहाँ पे भी पाया जाता है। म्यूकस को बनाने का मेनली काम करता है आपका बल्बस यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी वो जो ग्लैंड मैंने दो छोटे छोटे दिखाए थे ना पाइप के दोनों साइड, वो। ठीक है, अब सीमेन क्या है? आपने स्पर्म सुना कि स्पर्म बनाता है कौन? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म बनाने का काम कौन कर रहा है? स्पर्मेटोगोनिया कर रहा है। और साथ के साथ आपका सेमाइनल प्लाज्मा बनाने का काम कौन कर रहा है? आपके तीनों ग्लैंड्स जो हैं, कौन कौन से ग्लैंड हैं आपके? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बियोरेथ्रिन ग्लैंड मिलकर बना रहे हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये दोनों को साथ में मिला के नाम देते हैं सीमेन। क्या नाम देते हैं? सीमेन। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बोलते हैं एक सिंगल इजैकुलेशन में, मतलब एक बार जब ह्यूमन बॉडी से, मेल बॉडी से स्पर्म निकलता है क्वाइटस के समय, उस समय 2.5 से 5 ml सीमेन आपके बॉडी से निकलता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये डिलीट कर दिया है, इसको नहीं पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक मैं अगले दिन शुरू करूंगा, अगले दिन इसको शुरू करूंगा, क्योंकि आज जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही आपको याद रखना मुश्किल हो रहा है। आपको, हमको लग रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। गैमेटोजेनेसिस अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्म बनता है, क्या उसका प्रक्रिया है, पूरा ये डायग्राम को कल हम लोग समझेंगे। और साथ के साथ oogenesis का भी बात करेंगे। ये डायग्राम कल हम लोग को समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे, कुछ फेजेस के बात करेंगे, ये प्रोसेसेस का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मियोजेनेसिस का, स्पर्मिएशन का बात करेंगे। और फिर आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्पर्म ऐसा दिखता है तो उसका क्या क्या यहाँ पे फंक्शनिंग है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कल करेंगे, राइट। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, आज जितना पढ़ाया है उसको दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।